हेलो एवरीवन। बीपीएससी 101 में हम लोगों ने यूनिट 4 पढ़ना स्टार्ट किया था, मार्क्सिस्ट अप्रोच, जिसके अंदर हम पढ़ रहे थे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्क्सिज्म। पिछले वीडियो में मैं आपको रिवॉल्यूशन तक कवर करा दी थी। आज हम पढ़ेंगे डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट एंड कम्युनिज्म और साथ ही ट्राई करेंगे कि हम थ्योरी ऑफ एलिनिएशन भी कवर कर लें। तो थोड़ा सा रिकैप करा देती हूँ आपको। बेसिक प्रिंसिपल जब हम पढ़ रहे थे तो हमें पता चला कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री से मार्क्स अपने आप को गुजारते हैं ताकि वो क्लास को समझा सके कि क्लास कैसे इमर्ज होना स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहला जो स्टेज था वो था हमारा प्रिमिटिव कम्युनिज्म का स्टेज, राइट। उसके बाद हमें स्लेवरी सिस्टम देखने को मिला। फिर स्लेवरी सिस्टम से हमें क्लास का इमर्जेंस देखने को मिलता है। यहाँ से ही हमें दो क्लास देखने को मिल रहे थे, एक था हमारा डोमिनेंट क्लास और दूसरा था हमारा डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, जिसे हम हैव क्लास और हैव नॉट क्लास कहते हैं। फिर स्लेवरी सिस्टम से हमें मिलता है फ्यूडल लॉर्ड का सिस्टम और फिर फ्यूडल लॉर्ड के सिस्टम से आता है कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ, ठीक है, जहाँ पे दो क्लास आया, कैपिटलिस्ट क्लास एंड वर्कर क्लास, जिसे बुर्जुआ क्लास और प्रोलिटेरिएट क्लास हम कहते हैं। अब मार्क्स बताते हैं कि जब क्लास स्ट्रगल होगा तो वो हमें रिवॉल्यूशन की तरफ शिफ्ट करेगा। जब जब क्लास बनेगा तो वहाँ से एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होता है और एक्सप्लॉयटेशन होगा तो उस एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए हमें रिवॉल्यूशन करना होगा, राइट। तो रिवॉल्यूशन जो है वो इस कैपिटलिस्ट क्लास को कन्वर्ट कर देगा आगे जाके डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट में, और यही डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट को मार्क्स कहते हैं सोशलिज्म स्टेज, ओके। और ये सोशलिज्म का जो स्टेज है वो आगे जाके फर्दर कम्युनिज्म स्टेज में कन्वर्ट कर जाएगा, राइट। तो ये कम्युनिज्म स्टेज जो है वो लास्ट स्टेज होगा जहाँ पे कोई भी क्लास नहीं होगा, तो ना क्लास होगा, ना ही एक्सप्लॉयटेशन होगा और ना जाके फर्दर रिवॉल्यूशन आएगा। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है डायलेक्टिक्स भी खत्म हो जाएंगे, ओके। तो ये था स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री यानी हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में जो हमने देखा था, और ये स्टेज फर्दर कैसे इम्प्रूव करता है वही हम बेसिक प्रिंसिपल में समझ रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास के बाद वाला स्टेज है जो कि आज हम पढ़ेंगे। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं कि डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट है क्या। तो प्रोलिटेरियन रिवॉल्यूशन जो है वो आया और इससे क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट का, ठीक है। प्रोलिटेरिएट कौन है? प्रोलिटेरिएट जो है वो वर्कर क्लास है। तो वर्कर क्लास जब रिवॉल्यूशन करेंगे तो वो अपनी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करेंगे ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस्टेब्लिश हुआ डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, जिसको हम सोशलिस्ट स्टेट भी कहेंगे। अब ये स्टेट अपैरेटस जो है उसको क्रिएट किया था बुर्जुआ लोगों ने, बुर्जुआ यानी कैपिटलिस्ट क्लास ने, ताकि वो ऑपरेस कर सके प्रोलिटेरिएट को यानी वर्कर क्लास को। और ये जो स्टेट अपैरेटस है अब इसको ओवरटेक कर लेंगे प्रोलिटेरिएट, क्योंकि रिवॉल्यूशन आया तो अब स्टेट जो है वो किसके कंट्रोल में आ जाएगा, प्रोलिटेरिएट के कंट्रोल में। तो टेबल जो है वो अब टर्न करेगा और प्रोलिटेरिएट जो है वो इस स्टेट अपैरेटस को बुर्जुआ के अगेंस्ट में यूज करेंगे। आप खुद से सोच के देखो कि जिस चीज़ को हम किसी और को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाए होंगे, तो जब हमारे हाथ में पावर आ जाएगी तो हम उसी चीज़ का इस्तेमाल उसको भी तो एक्सप्लॉइट करेंगे। या आप रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, जब मान लो कि दो गवर्नमेंट है, अभी सपोज ए गवर्नमेंट जो है वो रन कर रही है किसी भी कंट्री को और बी जो है वो अपोजिशन में बैठा हुआ है, दूसरा इलेक्शन आया और पावर जो है वो बी के हाथ में चला गया, तो अब बी जो है वो अपने फोर्स का इस्तेमाल करेगी ए के अगेंस्ट एक्शन लेने में, जो कि ए कर रहा था अपने टर्म में। तो यही चीज़ है, जब प्रोलिटेरिएट के हाथ में पावर आ जाएगी तो वो स्टेट का इस्तेमाल बुर्जुआ के अगेंस्ट में करेंगे। तो बुर्जुआ जो है वो ट्राई करेंगे टू स्टेज ए काउंटर रिवॉल्यूशन टू रीस्टोर द ओल्ड सिस्टम। अब बुर्जुआ क्या ट्राई करेंगे कि ये जो ओल्ड सिस्टम चला आ रहा था जिसमें उनके हाथ में पावर था वो रीस्टोर कर सके, और ये जो कोअर्सिव इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट कहते हैं, ये स्टेट को जो बनाया था उसकी ज़रूरत पड़ेगी टू रीस्ट्रेन द बुर्जुआ, यानी कि अब प्रोलिटेरिएट क्लास
अगर इस बुर्जुआ क्लास को अपने कंट्रोल के अंदर में लाना चाहते हैं तो उन्हें स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी, ताकि वो कैपिटलिस्ट क्लास को कोई मौका ही नहीं दे कि वो अपने ओल्ड सिस्टम को वापस से रीस्टोर कर पाए। तो स्टेट जो है वो हमेशा से ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन रहा है। आप जब भी आंसर लिखोगे तो ये सब वर्ड का इस्तेमाल करना आंसर में। मार्क्स क्या कहते हैं? स्टेट जो है वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑपरेशन है। स्टेट जो है एक क्लास इंस्ट्रूमेंट है। क्लास इंस्ट्रूमेंट क्यों है? क्योंकि ये एक डोमिनेंट क्लास बनाते ही इसलिए है ताकि वो ऑपरेट कर सके डिपेंडेंट क्लास को। तो स्टेट प्रोटेक्ट करता है या फिर इंटरेस्ट को सर्व करता है अपने क्रिएटर का, जिन्होंने इस स्टेट को बनाया है उसके इंटरेस्ट को सर्व करने का काम करता है स्टेट। तो किसने बनाया था स्टेट को? प्रॉपर्टी ओइंग क्लास ने बनाया था। और ये प्रॉपर्टी ओइंग क्लास जो है वो हमेशा ही माइनॉरिटी में रहते हैं, फिर चाहे वो मास्टर हो, फ्यूडल लॉर्ड हो या फिर कैपिटलिस्ट हो। यानी पॉपुलेशन जो मास्टर की है, फ्यूडल लॉर्ड की है, ये कम है ना, वर्कर क्लास से तो कम है। यानी जो मेजॉरिटी में है उनके हाथों में सत्ता नहीं है। पावर किसके हाथों में है? माइनॉरिटी के हाथों में है। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी ओइंग क्लास जो है वो माइनॉरिटी में है। तो माइनॉरिटी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं मेजॉरिटी को, ठीक है। और मेजॉरिटी कौन है? स्लेव्स है, पीजेंट है या फिर प्रोलेटेरिएट है। और इन्हें वो ऑपरेट करते हैं कोर्सिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट से। यानी स्टेट के अंदर में जितने भी ऑर्गन्स आप बना के रखे हो अलग अलग कामों के लिए, उसके मदद से आप क्या कर रहे हो? उनको ऑपरेट कर रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो। तो इस डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट में जो है पहली बारी स्टेट किसी मेजॉरिटी के कंट्रोल में आएगी। मेजॉरिटी, प्रोलेटेरिएट कौन है? वर्कर क्लास, और वर्कर क्लास की संख्या ज़्यादा है तो पॉपुलेशन जिसकी ज़्यादा होगी वो मेजॉरिटी कहलाएगा। और पहली बारी जब रिवॉल्यूशन आएगा कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट में तो हम क्या करेंगे? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को इस्टेब्लिश करेंगे और तब जाके क्या होगा? कंट्रोल आ गया मेजॉरिटी के हाथ में। तो फर्स्ट टाइम स्टेट कोर्सिव अपरेटस जो है वो यूज़ करेगा मेजॉरिटी अगेंस्ट माइनॉरिटी के। यानी अगर अब हम स्टेट का इस्तेमाल किसी के अगेंस्ट में कर रहे हैं और किसके अगेंस्ट में करेंगे? माइनॉरिटी के अगेंस्ट में करेंगे, क्योंकि माइनॉरिटी जो है वही परेशान किए थे मेजॉरिटी को एक टाइम पे। सो दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड बाय द मेजॉरिटी अगेंस्ट माइनॉरिटी। ओके, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग जितनी भी स्टेट है वो डिक्टेटरशिप ही कहलाती है, और जो सोशलिस्ट स्टेट होगा वो भी डिक्टेटरशिप ही कहलाएगा। ये भी कोई एक्सेप्शन बन के नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट। तो ये भी डिक्टेटरशिप है। तो स्टेट जो है वो हमेशा ही यूज किया जाता है एक क्लास के द्वारा ताकि वो दूसरे क्लास को सप्रेस कर सके। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? मेजॉरिटी सप्रेस करेंगे माइनॉरिटी को। तो सोशलिस्ट स्टेट में प्रोलेटेरिएट क्लास अब इस कोर्सिव ऑर्गन को यूज करेंगे, और कोर्सिव ऑर्गन स्टेट का जो है वो कौन है? आर्मी है, पुलिस है, प्रिजन है, जुडिशियल सिस्टम है, या फिर और भी जो कुछ हो सकते हैं स्टेट के इंस्ट्रूमेंट, उसका इस्तेमाल आप करेंगे वो बुर्जुआ क्लास के अगेंस्ट में। तो मार्क्स यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि अगर डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ मेजॉरिटी होता है तो प्रोलेटेरिएट स्टेट जो है वो सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक स्टेट कहलाएगा, क्योंकि अब जो है पावर मेजॉरिटी के हाथ में है। इसीलिए मार्क्स ऐसा स्टेटमेंट कह रहे हैं, क्योंकि पहली बारी जो है हिस्ट्री में वो पावर मेजॉरिटी के हाथ में आ रही है ना। तो इसीलिए डेमोक्रेसी अगर रूल ऑफ मेजॉरिटी है तो प्रोलेटेरिएट स्टेट सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक स्टेट है। और प्रोलेटेरिएट स्टेट के पहले पावर हमेशा ही माइनॉरिटी के हाथ में था। तो मेजॉरिटी रूल क्राइटेरिया होना चाहिए। तो इसीलिए प्रोलेटेरिएट स्टेट को हम कहेंगे डेमोक्रेटिक स्टेट। आई होप आप डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कम्युनिज्म का। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट के अंदर सोशलिस्ट स्टेट बनाया हमने। अब ये सोशलिस्ट स्टेट जो है वो आगे कम्युनिज्म स्टेज में हमें लेकर जाएगा। तो सोशलिज्म जो है वो ट्रांजिटरी स्टेज है। कार्ल मार्क्स की एम क्या थी? वो चाहते थे क्लास को ख़त्म करना, और जब वो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, क्लास ख़त्म हुआ क्या? नहीं हुआ ख़त्म। यहाँ पे बस पावर शिफ्ट हुआ। पावर माइनॉरिटी के हाथ से मेजॉरिटी के पास शिफ्ट हुआ, है ना। तो यहाँ पे ये जस्ट एक ट्रांजिटरी स्टेज है, एक ट्रांजिशन फेज है हिस्ट्री का।
और ये तैयार करेगा रास्ता कम्युनिज्म के इमरजेंस का। कम्युनिज्म जब आएगा तो ये बनेगा क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्स यही चाहते थे कि वो क्लास को ख़त्म कर दें और एक क्लासलेस सोसाइटी का स्टैब्लिश करें ताकि कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। इसीलिए उन्होंने प्रिमिटिव कम्युनिज्म से स्टार्ट किया और अपने आप को कहाँ तक ले गए, कम्युनिज्म के स्टेज तक ले गए। ठीक है ना। तो कम्युनिज्म स्टेज जो है वो हो जाएगा स्टेबल और परमानेंट, और इससे हम कहेंगे फेज ऑफ सोशल इवोल्यूशन। तो जब इस्टेब्लिशमेंट होगा कम्युनिज्म का तो तब जाके कोई भी सोशल चेंज नहीं आएगा और डायलेक्टिकल प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगा। डायलेक्टिकल प्रोसेस में क्या था, थेसिस, एंटीथेसिस, और ये मिलके हमें देता था सिंथेसिस। ठीक है ना। तो ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म होगा, क्योंकि अब कोई फर्दर कॉन्ट्राडिक्शन आएगा ही नहीं। ये एक परफेक्ट और रैशनल सोशल सिस्टम को इस्टेब्लिश कराएगा जहाँ पे ना कोई एंटागोनिज्म होगा, ना ही कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा, यानी सारी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। तो ना क्लास कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो ना ही कोई क्लास स्ट्रगल होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कम्युनिज्म जो है वो एक क्लासलेस, स्टेटलेस, प्राइवेट प्रॉपर्टी लेस और एक्सप्लॉयटेशन लेस सोसाइटी बनेगा। यही चाहते थे कार्ल मार्क्स। तो कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का। तो यहाँ पे जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो आ जाएगा कम्युनिटी के ओनरशिप के अंडर, यानी सभी लोग मालिक हैं। कम्युनिटी ओन कर रही है जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उसको। जो भी चीज़ें हम करेंगे सामाजिक तरीके से करेंगे, कम्युनिटी में मिल के करेंगे। तो फंडा क्या निकला, यहाँ पे हो रहा है अब कॉपरेशन एंड नॉट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मतलब कि जहाँ पे एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे हम कॉपरेशन कर रहे हैं, और यही कॉपरेशन जो है वो बेसिस है कम्युनिस्ट सोसाइटी का। तो प्रोडक्शन जो होगा अब वो कंजप्शन के लिए होगा, ना कि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए होगा। हम प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही तो एक्सप्लॉइट कर रहे थे ना वर्कर क्लास को, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसमें से सिर्फ लेबर ही ऐसा क्लास है जिसको एक्सप्लॉइट करके, जिससे ज़्यादा काम करवा के, जिसकी सैलरी कट करके आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो प्रॉफिट को जब अर्न करोगे तभी तो एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो अब जो है वहाँ पे हम सिर्फ कंजप्शन के लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं कि जितना हम कंज्यूम करना चाहें बस उतना का ही काम करेंगे, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। तो प्रॉफिट मोटिव को रिप्लेस कर दिया था बाय सोशल नीड, यानी समाज में जितनी की ज़रूरत है वही प्रोडक्शन होगा, कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है। तो ना ही कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी रहेगा, ना ही कोई एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ना कोई एक्सप्लॉयटेशन होगा, ना ही कोई क्लास डिवीज़न होगा, और नो प्रॉपर्टी ओइंग एंड प्रॉपर्टी लेस क्लास, नो हैव्स एंड हैव नॉट, और नो डोमिनेंट एंड डिपेंडेंट क्लास। यानी सिंपल वही चीज़ है कि अगर आप प्रॉपर्टी को हटा दोगे, क्लास डिवीज़न को हटा दोगे तो कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, कोई हैव क्लास, कोई हैव नॉट क्लास, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे कोई क्लास डिवीज़न नहीं है, कोई क्लास स्ट्रगल नहीं है। तो हमें स्टेट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टेट को लाया ही तो गया था किसी एक की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए। स्टेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब क्लास स्ट्रगल ख़त्म हो जाएगा। तो यही रीज़न है कि कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी है। ओके, स्टेट इंस्ट्रूमेंट था एक्सप्लॉयटेशन का, ये क्लास इंस्ट्रूमेंट और रिजल्ट था क्लास डिवीज़न इन सोसाइटी का। क्योंकि अब सिर्फ एक ही क्लास ऑफ वर्कर है कम्युनिज्म में, तो यहाँ पे हम किसी क्लास को ना सप्रेस करेंगे ना ऑप्रेस करेंगे, तो हमें कोई नीड नहीं है स्टेट की। तो इसीलिए कम्युनिज्म स्टेट जो है वो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी है। तो यहाँ पे जो स्टेट की नीड है वो रिडंडेंट हो गई है कम्युनिस्ट सोसाइटी में, यानी स्टेट जो है उसकी कोई काम नहीं है, उसको हम म्यूज़ियम में रख देते हैं। अब स्टेट जो है वो पूरी तरह से स्मैश्ड नहीं होगा, बल्कि ग्रेजुअली धीरे धीरे करके वो ख़त्म होगा। तो कम्युनिस्ट स्टेट को गवर्न करते हैं लुई ब्लैंक के प्रिंसिपल से। लुई ब्लैंक का प्रिंसिपल क्या कहता है, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। याद रखिएगा कि कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो इस प्रिंसिपल पे चलता है कि जितनी क्षमता है और जितनी ज़रूरत है हम सिर्फ उतना ही उत्पादन करेंगे, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज कैपेसिटी।
ओके, कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और नीड के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो देयर विल बी नो प्लेस फॉर पैरासाइट, पैरासाइट के लिए कोई प्लेस नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे पैरासाइट किसको कहा जा रहा है? क्लास, याद है ना, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्कर क्लास, या फिर डायरेक्टली आप हैव क्लास और हैव नॉट क्लास ले लो। यहाँ पे जो हैव क्लास थे, जो कि डोमिनेंट क्लास थे, वो क्या कर रहे थे? वो हैव नॉट क्लास के काम पे अपने आप को सर्वाइव करा रहे थे, जस्ट इसलिए क्योंकि इनके पास प्रॉपर्टी है। यही थे पैरासाइट, जो कि हैव नॉट क्लास की मेहनत को ज़्यादा हिस्सा ले जा रहे थे, है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे कोई प्लेस नहीं है अब पैरासाइट का। तो देयर विल बी ओनली वन क्लास ऑफ वर्कर। अब क्या हो रहा है? ये क्लास ही खत्म हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास है वर्कर का, और इंटायर सोसाइटी जो है वो कन्वर्ट हो गया वर्किंग क्लास में। अब पूरी सोसाइटी मिलके काम करेगी, तो एक ही क्लास हो गया वर्कर का, और यहाँ पे कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, कोई प्लेस ही नहीं है इसका। और ये जो सोसाइटी है इसे हम कहेंगे इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी यानी कि जहाँ पे सभी लोग इक्वल है। तो देयर विल बी हार्मोनियस रिलेशनशिप अमंग द पीपल। ठीक है, क्लास ही नहीं रहेगा तो सब लोग इक्वल हो जाएंगे, और सभी इक्वल होंगे तो सभी लोग एक साथ मिलजुल कर अच्छे तरीके से रहेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है हार्मोनियस रिलेशनशिप। ओके, तो ये था हमारा कम्युनिज्म। आई होप आप दोनों ही प्रिंसिपल को अच्छे से समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है हमारा थ्योरी ऑफ एलिनिएशन। देखो, मार्क्स जो हैं वो दो स्टेज में अपने आप को लिखते हैं। एक होता है यंग मार्क्स और दूसरा है मैच्योर मार्क्स। तो मैच्योर मार्क्स जो थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी है थ्योरी ऑफ एलिनिएशन के नाम से। तो यहाँ पे दो डिस्टिंक्ट फेज है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी में। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844 प्रेजेंट द ह्यूमन फेस ऑफ मार्क्सिज्म। ह्यूमन फेस ऑफ मार्क्सिज्म यानी एकदम रियलिटी की बात करता है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट, जो कि 1844 में पब्लिश किया गया था। ये बुक है। ओके, तो मैन्यूस्क्रिप्ट में कैपिटलिज्म को एनालाइज किया गया है एक अलग टर्म में, यानी कि यहाँ पे आप जो कैपिटलिज्म है उसको क्लास एंटागोनिज्म से, क्लास स्ट्रगल से और वायलेंट रिवॉल्यूशन से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, इसको आप अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है एविल इन्फ्लुएंस कैपिटलिज्म का, यानी कैपिटलिज्म की जो गलत प्रैक्टिसेस है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं एलिनिएशन के कॉन्सेप्ट से और लॉस ऑफ आइडेंटिटी एंड फ्रीडम के कॉन्सेप्ट से। यानी हम यहाँ पे दिखाएंगे कि कैसे वर्कर अपने आप को सेपरेट कर लिया है, कैसे वर्कर ने अपनी आइडेंटिटी, अपनी फ्रीडम को खो दी है। उस एस्पेक्ट में अब हम कैपिटलिज्म को पढ़ेंगे। अभी तक हमने कैपिटलिज्म को किस एस्पेक्ट से देखा? यही कि वो क्लास स्ट्रगल के वजह से इमर्ज हो रहा था, है ना। क्लास स्ट्रगल खत्म होगा तो कैपिटलिज्म भी खत्म हो जाएगा और कम्युनिज्म डेवलप होगा, राइट। लेकिन ये थ्योरी ऑफ एलिनिएशन जो है ये हमें अलग एस्पेक्ट में चीज़ों को दिखाती है, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कोई अपना आइडेंटिटी, फ्रीडम और एलिनिएट हो गया है सोसाइटी से। तो ये जो व्यू है मार्क्स का, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं यंगर मार्क्स से। आई एम सॉरी, मैंने बता दिया कि मैच्योर मार्क्स जो है वो थ्योरी ऑफ एलिनिएशन को दिए हैं। आई एम रियली सॉरी, ये जो है ये यंग मार्क्स का कॉन्सेप्ट है। तो यंग मार्क्स ने थ्योरी ऑफ एलिनिएशन को दिया था, सॉरी। तो यहाँ से अकर होता है एक एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक इन मार्क्स फिलॉसफी विद द राइटिंग ऑफ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इन 1848। यानी कि ब्रेक देखने को मिल रहा है इन दो कॉन्सेप्ट में। यानी मार्क्स का जो दूसरा बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में पब्लिश हुआ था, उसमें से हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिल रही है। और डिफरेंस यही है कि पहले जो यंग मार्क्स थे उन्होंने इसको एलिनिएशन के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझाया है कि कैसे कैपिटलिज्म एक कंसर्न है। तो लेटर मार्क्स जो है वो मैच्योर मार्क्स है। ओके, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया कि दो स्टेज में डिवाइड किया मार्क्सिज्म को, एक यंग मार्क्स एंड दूसरा मैच्योर मार्क्स। तो लेटर मार्क्स इज मैच्योर मार्क्स और यंग मार्क्स जो है वो दिए हैं हमारे थ्योरी ऑफ एलिनिएशन। तो मैच्योर मार्क्स डेवलप किए हैं थ्योरी ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म, जिसे हमने अभी पढ़ा। और मार्क्स का जो अर्लियर आइडिया यानी पहले की जो आइडिया है उसको हम डिस्कवर करते हैं पब्लिकेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट से। यानी ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है इससे हम मार्क्स के पहले के आइडिया को देखते हैं।
तो थ्योरी ऑफ एलिनिएशन जो है वो इम्पॉर्टेंट मार्क्सियन कॉन्सेप्ट है, और हंगेरियन मार्क्सिस्ट जॉर्ज लुकास हैड डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ एलिनिएशन इंटायरली ऑन हिज ओन इवन बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट इन 1932। यानी कि ये जो कहा जा रहा है कि मार्क्स का जो अर्लियर आइडिया यानी थ्योरी ऑफ एलिनिएशन जो है वो डेवलप होने से पहले ही एक हंगरी के मार्क्सिस्ट थिंकर थे जॉर्ज लुकाक्स, आई एम रियली सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, बट ठीक है, इन्होंने डेवलप किया था थ्योरी ऑफ एलिनिएशन। लेकिन कॉन्सेप्ट एलिनिएशन का पॉपुलर तब हुआ जब पब्लिकेशन हुआ मैन्यूस्क्रिप्ट का, यानी मार्क्स का जो मैन्यूस्क्रिप्ट पब्लिश हुआ उसके बाद ये एलिनिएशन का कॉन्सेप्ट जो है वो पॉपुलर हुआ। तो मार्क्स ने आइडेंटिफाई किया है 4 लेवल पे एलिनिएशन को, यानी एलिनिएशन को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है कि मैन जो है वो एलिनिएटेड हो गया है अपने खुद के प्रोडक्ट से और खुद के काम के प्रोसेस से, क्योंकि वर्कर का कोई रोल नहीं है कि वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं और कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें डिसीजन लेने की कैपेसिटी वर्कर के पास नहीं है। तो ये पहला लेवल है एलिनिएशन का, जब कोई भी इंसान अपने खुद के प्रोडक्ट से, यानी मान लो वो बिस्किट फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उस बिस्किट को वो जो बना रहे हैं वो उन्हें तो नहीं मिल रहा, उनका यूज़ जो है वो कैपिटलिस्ट क्लास कर रहे हैं आगे मार्केटिंग करने में, यानी वर्कर जो प्रोडक्शन किया सबसे पहले उन्हीं से अलग कर दिया गया और इस पूरे वर्क प्रोसेस से भी अलग कर दिया गया, क्योंकि प्रोसेस जो है काम करने का उसमें डिसीजन लेने की पावर भी नहीं है वर्कर के पास। ओके, दूसरा स्टेज जो है मैन को एलिनिएट कर दिया जाता है नेचर से। अब वर्कर जो है वो मान लो सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक अगर काम कर रहे हैं तो उन्हें टाइम कहाँ मिला कि वो और भी चीज़ों में टाइम स्पेंड कर सके। उनका वर्क जो है वो उन्हें सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन या फिर एक क्रिएटिव वर्कर नहीं बना रहा, उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती है काम करके, ऐसा मार्क्स कहते हैं। इसीलिए वो क्या हो रहे हैं, एलिनिएट हो रहे हैं नेचर से, उनके पास टाइम कहाँ है कि नेचर में टाइम स्पेंड कर सके। तो इस मैकेनाइजेशन के अंदर में वर्क जो है वो एक रूटीनाइज्ड एंड मोनोटोनस बन गया है, यानी एक रूटीन वर्क है कि आपको डेली 8 to 7 काम करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैन एलिनिएट हुए। फिर तीसरा लेवल जो है उसमें कहा जा रहा है कि मैन इज एलिनिएटेड फ्रॉम अदर मैन। अब आप ही सोचो कि कोई काम कर रहा है तो उन्हें काम करने के दौरान दूसरे लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। आप सपोज समझ लो कि वो अपने फैमिली से ही कट हो गए हैं, वो अपने फ्रेंड से कट हो गए हैं, तो मैन क्या हुए, एलिनिएट हो गए दूसरे मैन से। तो यहाँ पे कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर दिखता है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, जो कि फोर्स कर रहा है सभी को टू लीव एट समवन एल्स एक्सपेंस और सोसाइटी को डिवाइड कर रहा है एंटागोनिस्टिक क्लासेस में। यानी कि कैपिटलिस्ट सिस्टम में क्या हुआ, कंपटीशन देखने को मिला, और कंपटीशन करने के चक्कर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट क्लास हैं, जो कि डोमिनेंट क्लास है उस टाइम पे, वो दूसरे के एक्सपेंस पे वो क्या कर रहे हैं, वर्कर के काम का फ़ायदा उठा रहे हैं, और वर्कर क्लास क्या कर रहे हैं, अपने दिन का गुजारा करने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए अपने आप को खर्च कर रहा है और इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो यही तीसरा स्टेज है जहाँ पे मैन दूसरे मैन से ही क्या हो रहा है, एलिनिएट हो गया। और लास्टली मैन जो है वो एलिनिएट हो गए हैं खुद से, हिमसेल्फ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो नेसेसिटी है वो डोमिनेट कर रही है उसके लाइफ में, और उनको रिड्यूस कर दिया एट द लेवल ऑफ एनिमल एग्जिस्टेंस। एनिमल एग्जिस्टेंस क्यों कहा जा रहा है, याद करो जानवर और इंसान में क्या फ़र्क है। जानवर क्या कर रहे हैं, बस अपनी जीवन जी रहे हैं, वो अपने आप को अलग अलग चीज़ों को सिखा नहीं सकते, अलग चीज़ें पढ़ नहीं सकते, नए लेसन्स नहीं ले सकते, घूम नहीं सकते। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैन भी बस एनिमल की तरह जी रहा है। ओके, क्योंकि उनके पास कोई टाइम ही नहीं है कि वो लिटरेचर को पढ़ सके, आर्ट कर सके, या फिर कल्चरल हेरिटेज की टेस्ट ले सके। तो वो उनके पास टाइम ही नहीं है ना। वो अपने आप को ज़रूरत में इतना ज़्यादा बांध दिए हैं कि उनके पास खुद के लिए भी समय नहीं बचता।
तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो सबऑर्डिनेट कर दिया है जितनी भी ह्यूमन फैकल्टीज़ है और क्वालिटीज़ है, और एक कंडीशन क्रिएट कर दिया है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ कैपिटल एंड प्रॉपर्टी का। यानी सिंपली वही है कि ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, यहाँ से हम जितनी भी ह्यूमन की क्वालिटी है उसको सबऑर्डिनेट कर देंगे, उसको एकदम अलग हटा के आप ज़रूरत के अकॉर्डिंग उनसे काम लिए जा रहे हो और इसी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो कैपिटलिस्ट वर्कर से अलग नहीं है, यानी कि अगर वर्कर की ज़रूरत है तो कैपिटलिस्ट की भी ज़रूरत है, फ़र्क है दोनों की ज़रूरत में। कैपिटलिस्ट जो है वो स्लेव बन गए हैं टिरानिकल रूल ऑफ मनी, यानी कि मनी पैसे की लालच में इतने अंधे हो गए हैं कि कैपिटलिस्ट क्लास क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैपिटलिस्ट हिमसेल्फ नो लेस देन द वर्कर बिकम ए स्लेव ऑफ टिरानिकल रूल ऑफ मनी, स्लेव बन गए हैं मनी के। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है एलिनिएशन के थ्योरी में कि 4 लेवल आया और 4 लेवल में हमने देखा कि किस तरीके से जो इंसान है वो अपने आप को खोता जा रहा है कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर में। पहला क्या हुआ कि उनके खुद के प्रोडक्ट से ही उन्हें हटा दिया गया। दूसरा क्या हुआ, वो नेचर से ही हट गए। तीसरा, वो दूसरे मैन के कॉन्टैक्ट से हट गए। और आखिरी में वो खुद से भी एलिनिएट होते जाते हैं। आएगा ना एक ऐसा स्टेज जब ज़रूरतें इतनी बढ़ जाएगी कि खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा ही बताया जा रहा है एलिनिएशन के कॉन्सेप्ट में। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो थ्योरी ऑफ एलिनिएशन से एक चीज़ तो समझ में आया कि कुछ भी करना, अपने आप को भी टाइम देना, हमेशा अपने आप को बस एक वर्कर बना के मत रखना, इतनी भी ज़रूरतें मत पाल लेना जिससे आप खुद को ही खोते जाओ। ओके, तो हमें हर थ्योरी से अपने आप को कुछ सीख देनी चाहिए और एलिनिएशन का कॉन्सेप्ट हमें यही चीज़ सिखाता है कि हमें खुद को भी अपने लिए समय देनी चाहिए और अलग अलग पहलुओं को एक्सप्लोर भी करना चाहिए। आई होप आप थ्योरी ऑफ एलिनिएशन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो मैं कंप्लीट कर दी हूँ। मैं आपको डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट, कम्युनिज्म और थ्योरी ऑफ एलिनिएशन तक कवर करा दी। अब बच जाता है बस 2 ही टॉपिक, थ्योरी ऑफ फ्रीडम एंड क्रिटिकल अप्राइजल। ये एक पार्ट में कवर हो जाएगा और फिर जाके हमारा मार्क्सिस्ट अप्रोच भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।